एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, वो भयंकर रूप से घायल हो जाता है। उसको शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन खुद उसका पिता ही उसको हॉस्पिटल में ले जाने से मना कर देता है। सारे लोग उसे समझाते हैं कि क्यों अपने बेटे की जान के दुश्मन बने हुए हो, लेकिन वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। वह मानता ही नहीं, क्योंकि उसकी बहू उस हॉस्पिटल में काम करती थी। वह कहता है मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा। सारे लोग समझाते हैं, लेकिन वह अपनी ज़िद पर ही अड़ा रहा। उसकी हालात गंभीर होती गई। आखिर क्यों वो व्यक्ति अपनी ज़िद के आगे अपने बेटे की ज़िंदगी दांव पर लगा देता है? आखिर उसकी बहू से क्या दुश्मनी थी? आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक वही रिक्वेस्ट कि एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना ज़िले की। उस लड़के का नाम सागर होता है। सागर की शादी गुना की ही एक लड़की जिसका नाम दिव्या होता है, दिव्या से बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। 3 से 4 महीने तक पति पत्नी बहुत ही प्यार और मोहब्बत से घर पर रहते हैं। खुशियों का माहौल था, लेकिन 4 महीनों के बाद पता चलता है कि उसकी जो शादी हुई है वो धोखे से हुई है, क्योंकि शादी से पहले दिव्या के घर वालों ने सागर के घर वालों को बताया था कि उनकी लड़की जो है BSc तक की पढ़ाई कर रखी है, और यही सोचकर उन लोगों ने शादी की थी। सागर लेखपाल की सरकारी नौकरी करता था। सागर के पिताजी ने यह सोचकर उसकी भी नौकरी कहीं जुगाड़ से लगवा दूंगा। सागर के पिताजी का नाम प्रेमनाथ होता है, लेकिन जब 3 से 4 महीने के बाद प्रेमनाथ अपनी बहू से बोले कि अपने मायके से BSc के कागज़ मंगवा लो, हम तुम्हारी कहीं फॉर्म भरने वाले हैं। तो दिव्या बोली मैंने तो सिर्फ 12वीं पास किया है, BSc नहीं। अब जो उसके ससुर प्रेमनाथ इतना सुनते तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। प्रेमनाथ बोले हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुम्हारे पिताजी ने, एक अनपढ़ से हमारे बेटे की शादी कर दी। अब इस पर दिव्या बोली मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने भी 12वीं तक पढ़ाई की है। तो प्रेमनाथ बोले 12वीं तक का क्या मतलब होता है, इससे कौन सी नौकरी तुम्हें मिल जाएगी? दिव्या बोली नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, जब ये लेखपाल हैं ही, मैं घर संभालूंगी, ये नौकरी करूंगी। तो प्रेमनाथ बोले मैं ये सब नहीं जानता, मैंने तो बिना दहेज के साथ शादी करी थी कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पिताजी ने मुझे झूठ बोला है। तो दिव्या बोली ठीक है, मेरे पिताजी की जितनी हैसियत थी उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, BSc में भी उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था, लेकिन किसी कारणवश वो मेरी BSc जारी करवा सके नहीं। लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं नौकरी करूं, तो मुझे भी पढ़ने का शौक़ है, मुझे कहीं दाखिला दिला दो, BSc कंप्लीट कर लूँगी, अभी कौन सा टाइम निकल गया है। तो ससुर जी बोले कि क्या मैं यही करता रहूँगा? मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? अब मैं 10 साल तुम्हें पढ़ाऊँ, उसके बाद तुम्हारी नौकरी लगवाऊँ? तो इस पर दिव्या गुस्सा होकर कहती है कि मेरे पिताजी ने दहेज नहीं दिया, तो मुझे नौकरी करवा के दहेज की पूर्ति करोगे क्या? इस पर प्रेमनाथ बोले जी, बोले तुमने सही सोचा, ये तो तुम 5 लाख रुपए लेकर आओ या अपनी डिग्रियों को लाओ BSc की, या फिर इस घर से चली जाओ। ये सब बातें सागर भी सुन रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने पिता के सामने खुद बोल सके, उनको जवाब दे सके। वो दिव्या को बहुत चाहता था, लेकिन दिव्या के साथ जो बर्ताव किया जा रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब दिव्या सोच में पड़ जाती है कि मैं करूं तो क्या करूं। अपने घर फ़ोन करके अपने पिताजी से ये सारी बात कहती है, तो उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वहाँ से वह
8 से 10 आदमी लेकर दिव्या की ससुराल आ पहुंचते हैं और कहते हैं मेरी बेटी को आप ऐसे कैसे बोले। प्रेमनाथ बोले मैंने कौन सा गलत कह दिया, तुमने बीएससी की बोलकर मेरे बेटे से शादी कर दी तो ये 12वीं तक ही पढ़ी है। कुछ लोगों ने बोला जो कि दिव्या के पिता के साथ आए थे, उनमें से थोड़ा बहुत शादी ब्याह में बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है। प्रेमनाथ सबको यही उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर इस पर दिव्या के पिताजी भड़क जाते हैं, उनके बीच हाथापाई हो जाती है, मारपीट पर उतर आते हैं। दिव्या के पिताजी प्रेमनाथ के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं, हाथ उठा देते हैं। कहते हैं कि अगर मुझे पता होता पहले पैसे के आप लालची हो तो मैं इस घर में कभी अपनी बेटी की शादी ही न करता। तो प्रेमनाथ बोले अभी कौन सी देर हो गई है, अपनी बेटी को ले जाओ यहाँ से। हाँ मैं तो अपनी बेटी को ले ही जाऊँगा, लेकिन सोच लेना तुमको चैन से रहने नहीं दूंगा। मेरी और मेरी बेटी की बद्दुआओं से तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। दोनों में खूब हंगामा होता है। बाद में दिव्या के पिताजी दिव्या को लेकर अपने घर चले जाते हैं। मामला बिगड़ जाता है। दिव्या और सागर एक दूसरे को बहुत चाहते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों के पिताजियों की नासमझी से दिव्या और सागर अलग अलग हो जाते हैं। दिव्या बड़ी ही चिंता जाहिर करती है। वो सोचती है अगर पढ़ाई की बात है तो 2 से 4 साल का कोर्स होता है, इसको मैं कर ही लेती हूँ। लेकिन उसके पिताजी अब कोई फ़ायदा नहीं होता, तुझे पढ़ाऊँगा ज़रूर, लेकिन अब उस घर में तो मैं कभी नहीं भेजूँगा। उसके बाद दिव्या को उसके पिताजी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। वो जीएनएम में एडमिशन करा देते हैं। 3 से 4 साल के बाद उसका कोर्स पूरा होता है। उसके बाद दिव्या नर्स की डिग्री हासिल करती है। उसके बाद दिव्या गुना आ जाती है और सबसे बड़े गुना के जो हॉस्पिटल थी, सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल था, उसमें नौकरी करने लगती है। बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत ही समझदारी से हॉस्पिटल में काम करती है। काम करते करते उसे इतना अनुभव हो जाता है कि वह एक योग्य डॉक्टर के बराबर अनुभव हो जाता है। वहाँ के सभी लोगों के दिलों में लोकप्रिय हो जाती है। इधर जो सागर की बात है वो अपनी नौकरी करता है, लेकिन अपने पिताजी के डरता था, इसलिए पता होने पर भी दिव्या के बारे में दिव्या से मिलने नहीं गया था। एक भी दिन 4 साल गुजर जाते हैं एक दूसरे से बिना मिले। एक दिन सागर अपनी बाइक से ड्यूटी के लिए तहसील पर जा रहा था। उसी समय घर के पास उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक डंपर की चपेट में आ जाता है और वहीं पर वो गिर जाता है। उसकी बाइक टूट फूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। तुरंत उसके घर वाले वहाँ आ जाते हैं। सारे लोग उसे लेकर कहाँ जाएं चर्चा करते हैं। ज़्यादातर लोग जिस हॉस्पिटल में दिव्या थी उसी हॉस्पिटल को ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन सागर के पिताजी प्रेमनाथ कुछ ही हो जाए मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं उसकी बेटी का शकल नहीं देखूंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं ले जाऊंगा। अब सारे लोग समझाते हैं कि अरे ये तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है, लेकिन सागर के पिताजी प्रेमनाथ कुछ भी हो जाए, मेरा बेटा मर जाए, लेकिन मैं उसकी बेटी का शकल नहीं देखूंगा, उस हॉस्पिटल में नहीं ले जाऊंगा। अब सारे लोग समझाते हैं कि अरे यार तुम उसकी बेटी कहकर क्या बात कर रहे हो, है तो तुम्हारी भी बहू, इसकी पत्नी भी है, कुछ भी हो जाए बेटी की तुम्हें जान प्यारी है या दुश्मनी प्यारी है। वो बोलता है कुछ भी हो जाए मैं कुछ भी सहने को तैयार हूँ, देखने को कुछ भी तैयार हूँ, उस हॉस्पिटल में नहीं जाऊँगा, उसकी बेटी की शक्ल नहीं देखूँगा, उसकी बेटी का एहसान नहीं चाहिए। अब दोस्तों आधा घंटा तो इसी बीच जाता रहता है। फिर प्रेमनाथ के जिद के आगे लोग सागर को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ पर गेट से ही उससे मना कर दिया जाता है। फिर दूसरे में ले जाते हैं, वहाँ भी मना कर दिया जाता है। अब घर के लोग परेशान थे तथा उनके अड़ोसी पड़ोसी व परिचित सब लोग परेशान हो जाते हैं। अब वो लोग प्रेमनाथ की बात के नहीं मानते हैं और सागर की हालत ख़राब होती जा रही थी। इसी को
उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पर दिव्या नर्स का काम कर रही थी। कार से उतारते हैं, उसके बाद तुरंत स्ट्रेचर पर रखते हैं, उसको अंदर इमरजेंसी में भागते हैं। तभी दिव्या जो है देखती है कि ये तो हमारे ही जान पहचान वाले हैं, इधर कहाँ आ रहे हैं। फिर वह जाकर दौड़कर वहाँ पर देखती है तो उसका देवर स्ट्रेचर पकड़े खड़ा था, खून से लथपथ। वो तो दिव्या पूछती है कौन है ये, तो देवर बोला भाभी भैया हैं, ये एक्सीडेंट हो गया है। तो आगे बढ़कर जब स्ट्रेचर पर शक्ल देखती है दिव्या जो है रोने बिलखने लगती है, लेकिन ये रोने का वक्त नहीं था, तुरंत वह काम में लग जाती है। 2 मिनट के अंदर वो सारे डॉक्टरों को इकट्ठा कर लेती है और सागर का इलाज शुरू होता है। ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तुरंत उसके ब्लड वगैरह चढ़ाया जाता है। दिव्या जो है आंसू बहाते हुए, आंसू पोंछते हुए इधर उधर दौड़ती है, दौड़ती है और उसके इलाज का बंदोबस्त करती है। सारे लोग देखते हैं, आपस में खुसर पुसर बातें करते हैं, इतनी अच्छी है ये लड़की। अब दोस्तों यहाँ से भी इसको रेफ़र भी कर दिया जाता है, लेकिन दिव्या की वजह से अब दोस्तों यहाँ से भी इसको रेफ़र कर दिया जाता, लेकिन वहाँ पर दिव्या थी, दिव्या की वजह से उसका वहाँ पर इलाज शुरू होता है। और अक्सर ऐसा होता है, हॉस्पिटल वाले बिना सोचे समझे किसी को भी कहीं भी रेफ़र कर देते हैं, रास्ते में जाते जाते मरीज की मौत हो जाती है। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, लेकिन दिव्या की वजह से उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन आगे के इलाज के लिए उसे भोपाल जाना पड़ता है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में के लिए डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाकर एडमिशन होना और सही इलाज करवा पाना बहुत ही टफ़ या मुश्किल होता है। अगर कोई नॉलेज व जिसकी मेडिकल कॉलेज में जान पहचान ना हो तो, लेकिन यहाँ दिव्या गांधी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी, इसलिए कुछ डॉक्टरों को जानती थी। इस कारण उसने सिफारिश लगवाकर समय पर एडमिट करवाकर समय से अच्छा इलाज करवाती है। वह खुद सागर के साथ मेडिकल कॉलेज में रहती है। फिर जहाँ 3 से 4 दिन बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहने पर सागर को होश आता है, अपनी आंखें खोलता है तो सामने वो दिव्या को देखता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अपना हाथ उठाकर दिव्या के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। वो भांप जाती है दिव्या, उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कैसे हो आप। इशारों में बताता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दोस्तों अभी तक सारे लोग असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही सागर को होश आता है, ये बात गेट पर बैठे हुए लोगों को बताई जाती है। सागर के पिताजी प्रेमनाथ जी दौड़े दौड़े आते हैं अपने बेटे के पास। बेटे ने जैसे ही पिताजी को देखा तो वह दिव्या का हाथ छोड़ देता है, और ये सब प्रेमनाथ जी देख रहे थे। प्रेमनाथ जी देखकर फपक फपक कर रोने लगते हैं, बैठ जाते हैं वहीं पर, और सागर का हाथ अपनी बहू दिव्या के हाथ में दे देते हुए हाथ जोड़कर कहते हैं बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम नहीं होती तो जैसे मैंने सोचा था वैसे तुम भी सोचती, आज सागर नहीं बचता। सागर के 1 व 2 ऑपरेशन हुए और 1 से 2 महीने बाद वह 50% ठीक हो जाता है। उसके बाद सागर को घर पर लाया जाता है, लेकिन घर पहुंचने के कुछ ही दूर पहले दिव्या एम्बुलेंस रुकवाती है और एम्बुलेंस से नीचे उतर जाती है। वह अपने घर के लिए जाने की कोशिश करती है। प्रेमनाथ जी कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। तो नहीं बेटा, अपने घर सागर के साथ चलो। दिव्या बोली है संभव नहीं है, जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे मैं उस घर में नहीं जा सकती। अब प्रेमनाथ के सामने आंसू के सिवाय और कुछ नहीं बचा था। फिलहाल सागर को घर पर पहुंचाकर प्रेमनाथ और उसकी पत्नी के साथ 2 और लोग दिव्या के घर जाते हैं। शाम का वक्त के समय दिव्या व दिव्या के पिताजी घर पर ही थे। वो दौड़कर प्रेमनाथ जी के दिव्या के पिताजी के गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दो, आपको मैं समझ नहीं पाया, अपनी बहू को मैं समझ नहीं पाया, और आप मुझे इस जन्म में माफ़ नहीं करेंगे। पता नहीं कितने जन्मों तक मुझे मेरी आत्मा कोसती रहेगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर प्रेमनाथ जी की पत्नी भी दिव्या के पिताजी के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, भाई साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो।
फिर दिव्या के पिताजी बोले कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। फिर उसके बाद एक दूसरे के गले मिलते हैं और फिर दिव्या को वहाँ से सागर के पास भेज दिया जाता है। वहाँ अपने घर सागर के पास आती है, सागर की देखभाल करती है और दिव्या की मेहनत से 1 महीने में सागर बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर प्रेमनाथ जी बोले दिव्या से, बेटा आप नौकरी करना हो तो करो, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन उसने जीएनएम का कोर्स कर रखा था। बोली बाबूजी कोई बात नहीं है, क्या पता आपकी बातों की वजह से मैंने यह कोर्स किया, मैंने ये नौकरी की और मेरी नौकरी की ही बदौलत क्या पता इनकी जान बच पाई। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों इस पूरी कहानी को, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। क्योंकि कोई बातें ऐसी होती हैं जो हमें उस समय तो ऐसा लगती हैं कि ये गलत हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बातें हमें अच्छे रास्ते की तरफ ले जाएं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि में जो प्रेमनाथ जी थे उन्होंने गलत किया था, लेकिन अगर दिव्या अगर ये काम ना होता तो हो सकता है कि सागर की जान नहीं बचती। तो दोस्तों सब बातों को गलत भी हों, लेकिन उनको अपने अच्छे दिमाग से सोच विचार कर और जो ख़राब समय है उसको निकाल देना चाहिए। इधर दिव्या ने भी ऐसा ही किया। और दोस्तों इस कहानी को यहाँ पर समाप्त करके और दोस्तों अगली कहानी के लिए मिलेंगे। जब तक चलते हैं, सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, देखते रहें स्टोरी बाय सुधीर तिवारी चैनल दोस्तों। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।